Hello and welcome to our channel. So this is the second video of inferential statistics, which is a very important chapter in applied mathematics. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं what is the difference between parameter and statistic, what do we mean by statistical significance, what is sampling distribution, and last में we will discuss about central limit theorem, which is CLT. So before starting today's video, एक बार हम छोटा सा रिवीजन करेंगे जो भी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी. So we started our chapter. लास्ट वीडियो में हमने पहले समझा था कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, what do we mean by inferential statistics. Then हमने स्टार्ट कहां से किया था, by understanding two basic terms, which was सैंपल एंड पॉपुलेशन. सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है. बेसिकली सैंपल इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया हम पॉपुलेशन में से कुछ स्पेसिफिक चीजें चूज कर रहे हैं टू स्टडी, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे लिए प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं था पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना. उसके बाद हमने बात किया था कि ये जो प्रोसेस होता है पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करने का, इसको क्या कहते हैं, सैंपलिंग. एंड हमने डिस्कस की थी फिर कि पॉपुलेशन दो टाइप्स की होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. एंड सैंपलिंग को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था. टू टाइप्स की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी. वन वाज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, अदर वाज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वाज फर्दर ऑफ फोर टाइप्स: सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर. Then the second type, non-probability sampling, was of four types: convenience, quota, judgmental and snowball. लास्ट हमने डिस्कस करा था सैंपल्स को हम और दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वाज ऑन द बेसिस ऑफ बायस, व्हिच वाज अनबायस्ड एंड बायस्ड सैंपल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि सैंपल पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं, व्हिच वाज अनरिप्रेजेंटेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. आज हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. तो बिफोर गोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उससे पहले हम दो बहुत इंपॉर्टेंट अगेन टर्म्स समझेंगे. फर्स्ट इज पैरामीटर एंड सेकंड इज स्टैटिस्टिक. तो सेम एनालॉजी है जैसे हमने सैंपल और पॉपुलेशन समझा था. बहुत ही बेसिक टर्म है. क्या हमेशा क्या याद रखना है, पॉपुलेशन के लिए मुझे एक चीज पता है कि मेरे पास अगर कोई डेटा है, लेट सपोज कोई रैंडम 5 नंबर्स गिवन है मेरे को, 3, 11, 59, 20, 13, ठीक है, ऐसे कोई रैंडम 5 नंबर्स गिवन है. तो हम बचपन में क्या करते थे, बचपन मतलब 9th एंड 10th क्लासेस में हम क्या करते थे, स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में आपको बोलते थे आपको कोई डेटा गिवन है, इस डेटा का मीन निकाल दो, इसका मीडियन बता दो, इसका मोड निकाल दो क्या है. ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई मोड नहीं है, लेट्स एक नंबर और ऐड कर लेते हैं 20. ठीक है, आपको बोलते थे मेन मीडियन मोड निकाल दो. उसके बाद जब आप थोड़े से बड़े हुए तो आपसे बोलते थे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, वेरिएंस निकाल दो. ठीक है, ऐसे कुछ कुछ चीजें हम कैलकुलेट करते थे. मीन क्या होता था, मतलब एवरेज. हम एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब वही सेम काम हम क्या कर सकते हैं, हम दो चीजों के लिए कर सकते हैं. पॉपुलेशन में भी मेरे पास कुछ कुछ डेटा है, हम पॉपुलेशन का भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं. सैंपल में भी मेरे पास कुछ कुछ डेटा है, सैंपल का भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रॉब्लम क्या है, अगर हम दोनों को ही मीन बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. मैंने बोला कि इसका मीन ये है, अब मैंने कैलकुलेट करा था पॉपुलेशन का मीन, आपने कैलकुलेट करा था सैंपल का मीन. हम दोनों बोल मीन ही रहे हैं, बट दोनों मीन्स हैं अलग अलग चीजों के, दोनों एवरेज है अलग अलग चीजों के. मैंने पॉपुलेशन का कैलकुलेट करा और आपने सैंपल का. ताकि ये कंफ्यूजन ना हो एंड हमारी चीजें क्लियर रहें एंड समझ में हमें इन्फर करना है, क्योंकि अब हम एस्टिमेट कैसे करेंगे उसकी किसी चीज को वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. बट एस्टिमेट करने के लिए अगर ये सब कंफ्यूजन हो जाएगा तो हमारा एस्टिमेशन गलत हो जाएगा. तो हमेशा क्या याद रखना है, कोई भी आप पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब कोई भी चीज से मेरा क्या मतलब है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकती है, वेरिएंस हो सकती है, कोई भी चीज. आप जब भी ये वाली सारी चीजें अगर पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करोगे तो उसको हमेशा क्या नाम दिया जाएगा, पॉपुलेशन पैरामीटर. पॉपुलेशन के लिए हमेशा ये वाले जो भी नंबर्स होंगे, जो भी ये वाली चीजें होंगी, डेटा होगा ये वाला, इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन पैरामीटर. जैसे अगर हम मीन लिख रहे हैं तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन मीन. तो पॉपुलेशन मीन मान लो 10 आया तो हम क्या बोलेंगे, 10 इज अ पॉपुलेशन पैरामीटर. कोई भी डेटा अगर हम पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको पैरामीटर बोलेंगे. सिमिलरली कोई भी डेटा सैंपल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, स्टैटिस्टिक. ठीक है, तो पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल, स्टैटिस्टिक. याद कैसे रखना है, SSPP. पॉपुलेशन का पैरामीटर होगा, सैंपल का हमेशा एक स्टैटिस्टिक होगा. ठीक है, अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की. अगर दोनों को म्यू से लिख देंगे फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा. तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स को हम हमेशा ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब जैसे पॉपुलेशन का मीन लिखना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, म्यू से. सैंपल स्टैटिस्टिक को हमेशा रोमन नंबर से, रोमन सिंबल से रिप्रेजेंट करना है. जैसे
अगर मीन लिखना है, सैंपल मीन, तो कैसे लिखोगे, x और x के ऊपर एक बार, तो उसको क्या कहेंगे, x बार। ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको ये बोलने की बजाय कि सैंपल का मीन इतना है, डायरेक्ट क्या बोलेगा कि x बार इतना है और म्यू इतना है, तो उस टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। म्यू विल ऑलवेज बी पॉपुलेशन मीन एंड x बार विल ऑलवेज बी सैंपल मीन। आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। अब जो हमारा मेन चैप्टर का थीम था, क्या करना चाह रहे थे हम चैप्टर में, कुछ एस्टिमेट करना चाह रहे थे, कोई चीज गेस करना चाह रहे थे। तो अब उस पे आते हैं, जब भी हम कोई अंदाजा लगा रहे हैं, गेस मतलब एस्टिमेशन मतलब हम अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद कुछ कुछ ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट क्या अंदाजा हमेशा सही होता है, नहीं। उस एस्टिमेट में, उस गेस में हमेशा कुछ स्कोप ऑफ एरर रहता है। तो वहीं से एक वर्ड आता है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हमें बोलना क्या चाह रहा है कि स्टैटिस्टिकली जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो कितनी सिग्निफिकेंट होगी। मतलब ये जो चीजें हो रही हैं, जो भी हम रिजल्ट कंक्लूजन बोल रहे हैं, लेट सपोज मैंने बोला कि 100 बच्चों में से 10 बच्चों को, मतलब 10% लोगों को, 10% बच्चों को किटकैट की चॉकलेट खाना पसंद है। तो ये जो 10% मैंने कैलकुलेट करा नंबर, कि जो भी पॉपुलेशन होगी उसमें से सिर्फ 10% लोगों को ही किटकैट अच्छी लगती है, 90% को नहीं लगती। तो ये जो 10% नंबर मैंने कैलकुलेट करा, वो क्या मेरा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा। मतलब क्या आपके पास इनफ डेटा है, मैथमेटिकली आप उसको सपोर्ट कर सकते हो उस रीजनिंग को कि सिर्फ 10% लोगों को ही पसंद है, या फिर वो बाई चांस ऐसा नंबर आ गया, एक्चुअल में 10% से ज्यादा लोगों को अच्छी लगती है। तो ये चीज को वैलिडेट करने के लिए, अब अगर हम ऐसे बात करेंगे कि अगर 100 बच्चों में से ऐसा हो सकता है कि गलती से आपने वही 10 लोग उठा लिए, या अगर सैंपल चूज करना है तो आपने गलती से सिर्फ 10 लोग सेलेक्ट करने थे, 10 में से सिर्फ गलती से आपने एक ही वो बंदा उठाया जिसको किटकैट खाना पसंद था, तो आपने बोल दिया कि 10 में से सिर्फ एक बच्चे को पसंद है, मतलब 10% लोगों को पसंद आएगी सिर्फ किटकैट खाना। बट गलती आपके टीचर आए, टीचर ने क्या बोला, उन्होंने 10 स्टूडेंट्स चूज करे एंड बाई चांस उन 10 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट्स ऐसे निकल गए जिनको किटकैट खाना पसंद था, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो कहेंगे कि आपका रिजल्ट गलत है। मेरे हिसाब से तो 30% लोग, 10 में से क्योंकि 3 लोगों को पसंद है तो 30% लोगों को पसंद आई चॉकलेट। ताकि ये सब चीजें ना हो एंड हमारा जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, जो भी कंक्लूजन हम दे रहे हैं, ताकि वो सिग्निफिकेंट रहे, उसके लिए हम कोई कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं अपने ड्यूरिंग आवर एनालिसिस। तो पहले हमें ये बेसिक मीनिंग क्लियर होना चाहिए स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड और रिवाइंड इट टू सी कि हमने अभी क्या डिस्कस करा है। एंड अगर कोई भी डाउट है कि सैंपल, पॉपुलेशन या टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में, तो आप हमारे लास्ट वाला वीडियो देख सकते हो ऑन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट डू वी मीन बाय सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला मैंने, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पहले दोनों वर्ड्स को अलग अलग समझते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग तो चलो हमने लास्ट क्लास में समझा था। सैम्पलिंग क्या था, सैम्पलिंग वाज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग सैंपल फ्रॉम द कंप्लीट पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी डेटा किस तरीके से वो चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब किस तरीके से वो चीज स्प्रेड है। जैसे मैंने बोला, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं कि लेट सपोज यहां पर एक्सेस बना देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कि जैसे अगर आपको 10 बच्चे सेलेक्ट करने थे, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 स्टूडेंट्स हैं, एक वैल्यू है, ये वैल्यू है लेट सपोज 0, इस वैल्यू को बोल दिया 1। 0 का मतलब इस बच्चे को चॉकलेट खाना नहीं पसंद, 1 का मतलब उस बच्चे को चॉकलेट खाना पसंद है। मैंने 1 से पूछा आपको पसंद है, उसने बोला नहीं पसंद। 2 से पूछा पसंद है, यस बिल्कुल पसंद है। 3 से पूछा पसंद है, यस। 4 से पूछा, उसने बोला नहीं मैं तो चॉकलेट नहीं खाता। 5th ने बोला यस मुझे तो पसंद है। अगर मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूं तो कुछ इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, कभी भी हम कोई भी अगर कंक्लूजन दे रहे हैं तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वो डेटा एक्चुअल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरी पॉपुलेशन में ऑलरेडी कोई बायस हो, ऑलरेडी पॉपुलेशन इस तरीके से हो कि लोगों को, जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में कोई रह रहा है तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेफरेंस किस खाने के लिए होगी लोगों की, नॉर्थ इंडियन फूड के लिए। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें नहीं पसंद होंगी, बट सबसे ज्यादा लोगों को नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन फूड पसंद होगा। सो मेरी पॉपुलेशन भी कभी कभी बायस्ड हो सकती है। तो उन सब चीजों से कॉशियस रहने के लिए मुझे क्या समझना जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है।
ठीक है। अब किसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? चलो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें पता होगा, क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में चीजें फिक्स रहती हैं, पॉपुलेशन के जो भी पैरामीटर्स है वो फिक्स रहेंगे। बट हमेशा होता क्या है कि पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हमें पता नहीं होते। जैसे पॉपुलेशन का अगर मीन है, मैंने बोला कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, ऑल द सिटीजन्स इन द कंट्री, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन की एवरेज हाइट बताओ। 140 करोड़ लोग हैं लेट्स सपोज कंट्री में, 140 करोड़ लोगों की हाइट का एवरेज निकालना कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है। इतने सारे नंबर्स कैलकुलेट, 140 करोड़ नंबर लेकर उनका एवरेज निकालना बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है। तो हमने क्या करा, 140 करोड़ लोगों में से कुछ सैंपलिंग की और फिर पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, यही हम इस चैप्टर में सीख रहे होंगे। तो अब बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैंने सैंपल सेलेक्ट करा, क्योंकि जो सैंपल का मीन आएगा उसी से हम पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट करेंगे। तो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसलिए अब वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट यहां पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या समझ लेते हैं कि ये क्या है, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज रॉन्ग। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग बातें हैं। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, अब इसको ऐसे समझते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए ये ग्राफ अगर यहां से हटाएं और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को यहां पर लिखते हैं। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन में से जो सैंपल चूज करे वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मतलब यहां पर हम किसी एक सैंपल की बात कर रहे होंगे कि वो पर्टिकुलर सैंपल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग में हम क्या कर रहे थे, चूज कर रहे थे सैंपल को पॉपुलेशन में से। यहां पर हम बात कर रहे हैं सैंपल स्टैटिस्टिक की। मतलब जैसे एक्स बार ही लेकर चलते हैं अभी के लिए, मतलब हम सैंपल का मीन लेकर चलते हैं हमारे रेफरेंस के लिए। आगे जितनी भी चीजें हम समझेंगे इसी की हेल्प से समझेंगे। तो सैंपल स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम उसकी बात कर रहे होंगे। और एक सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसकी बात हम कर रहे होंगे अपने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रहा है, रॉ डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। मतलब जो सैंपल मैंने चूज करे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन रॉ डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसी स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा अगेन। ठीक है, अब यहां पे हमने बोला था वन सैंपल स्टैटिस्टिक, जो भी सैंपल स्टैटिस्टिक है उसमें तो आप सारे सैंपल्स कंसीडर करोगे। सैंपल स्टैटिस्टिक के लिए जब आपको सैंपल का स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, सारे सैंपल्स सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो यही दो मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है हमारे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। हम यहाँ पर एक सैंपल की, जैसे 100 नंबर थे या 100 लोग थे, 100 में से मैंने 10 लोग चूज करे, मान लो जिनके पास 2, 4, 2, 5, 8, 6, 13, अभी के लिए 5 नंबर चूज। 100 नंबर से 100 नंबर्स में से चूज 5 नंबर्स, ये मेरा टास्क था। सो हम बात कर रहे थे, एक एग्जांपल से समझते हैं। 100 नंबर्स में से 5 नंबर मुझे चूज करने थे, मैंने 5 नंबर चूज करे, 2, 5, 8, 6, 13। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताएगा कि नंबर कौन कौन से चूज करें, 2, 5, 8, 16 और 6 और 13। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताएगा, अगर हम इन सैंपल का मीन निकालें तो जो सैंपल का स्टैटिस्टिक है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे आगे की चीजें। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार डिटेल में समझेंगे। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम बोल क्या रहे हैं, जैसे मैंने बोला एक्स बार हो गया सैंपलिंग सैंपल का मीन। अभी जो हम बात कर रहे थे कि आपने 100 में से कोई 10 बच्चे चूज करे, जो आपने 10 बच्चे चूज करे उनमें से किसी एक को किटकैट खाना पसंद था। आपके टीचर आए, उन्होंने 100 में से 10 बच्चे चूज करे, उन 10 में से 3 लोगों को किटकैट खाना पसंद था। तो हम कभी भी एक बार सैंपल चूज कर उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। इंस्टेड हम क्या करेंगे, हमने सैंपल साइज फिक्स कर लिया, 100 नंबर्स में से 5 नंबर्स चूज करने थे, तो 5 मेरा सैंपल साइज हो गया। मैंने सैंपल साइज चूज कर लिया, बट हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करेंगे। जैसे पहला आइटरेशन बोल लो या स्टेप बोल लो, पहले आइटरेशन में हम क्या करेंगे, मैंने रैंडमली कोई 5 नंबर चूज करे। लेट्स सपोज ये वाले नंबर ले लेते हैं, 2, 5, 8, 6, 13। मैंने इनका एवरेज निकाला, सैंपल का मीन निकाला। अब ताकि मेरा बायस ना हो, वही वाली गड़बड़ ना हो कि 10 बच्चे चूज करे उसमें से अब अगली बार 3 निकल गए जिनको चॉकलेट खाना पसंद था, तो हम क्या करेंगे, दूसरी बार सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब की बार क्या करेंगे, फिर से कोई 5 नंबर्स रैंडमली सेलेक्ट करेंगे।
चांसेस क्या है, बहुत रेयर चांसेस है कि पांचों के पांचों नंबर सेम आए अगली बार में, रेयरेस्ट चांसेस हैं। अगली बार चूज करा, लेट सपोज ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये 5 में से फिर से कोई सेम नंबर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लिख देंगे। जैसे लेट सपोज अगली बार मैंने करा 2, 5, 9, 50, 89, 11, फिर से मैंने क्या करा, इस सैंपल का मीन निकाला। फिर मैंने दोबारा तीसरी बार सेम प्रोसेस रिपीट करा, फिर से कोई 5 नंबर चूज करे, 6, 8, 42, 30, 28, फिर से इस सैंपल का मीन निकाला। ऐसे करके ये प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे और यहां पर मेरे पास कुछ सैंपल स्टैटिस्टिक आती चली जाएगी। एग्जांपल जैसे इसको बोल देते हैं x1 बार, इसको बोल देते हैं x2 बार, मतलब जो मेरा पहला सैंपल था, ये मेरा फर्स्ट सैंपल हो गया, फर्स्ट सैंपल का मीन उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 बार से, सेकंड सैंपल का मीन x2 बार, थर्ड सैंपल का मीन x3 बार। अब हम क्या करेंगे ताकि हमारी एस्टिमेशन ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो, हम ये देखेंगे कि ये जो सैंपल मीन आ रहे हैं सारे, जो सैंपल स्टैटिस्टिक है, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो अगर मैं ग्राफ में देखूं, मान लो इस तरीके से कुछ सैंपल स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन आया, मतलब ये मेरा x1 बार था, यहां पे मेरा x3 बार है, यहां मान लो मेरा x2 बार आया। मैंने अब ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है कि जो मेरे सैंपल थे, अलग अलग बार जो मैंने सैंपल चूज करे, उनका मीन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मेरा सैंपल स्टैटिस्टिक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मुझे वो चीज के बारे में बताएगा। ठीक है, अब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, पहली बात तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर होगा, सेंटर में हमेशा क्या होगा, मीन, और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, मतलब x बार, जो x1 बार, x2 बार, x3 बार, हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास अलग अलग रीडिंग्स आई। अब इन तीनों का फिर से मैंने एक एवरेज लिया जिसको मैंने बोला x बार, मतलब सारे जो भी सैंपल 2 बार हो गए सेम प्रोसेस, मतलब मीन हम 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली बार हर सैंपल के लिए अलग अलग मीन कैलकुलेट करा, उसके बाद हर सैंपल का जो मीन आया उन मीन का फिर से एक एवरेज कैलकुलेट करा। जो भी सैंपल मीन होगा, मतलब पूरी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, वो हमेशा पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गई सेंटर की बात। सेकंड, हमेशा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ स्प्रेड होगा। स्प्रेड मतलब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, मान लो पॉपुलेशन का जो मीन था, मतलब जो एक्यूरेट आंसर था मेरे एस्टिमेशन का, वो यहाँ पे लाई कर रहा है म्यू, बट हम देख रहे हैं इस साइड और इस साइड थोड़ा सा डेटा फैला हुआ है, कुछ स्प्रेड है। तो स्प्रेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मेरा स्कोप ऑफ एरर। सो स्प्रेड मेरा, हम स्प्रेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो स्प्रेड है, मतलब इधर जो एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है और इस साइड पे जो एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है, वो क्या है, एरर। इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्प्रेड होता है, उस स्प्रेड को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर। तो यहां पर लिख लेते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्प्रेड होता है उसको क्या बोलते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या हो गया आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अब आई थिंक क्लियर होगा। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसको रेफर कर रहे हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से डेटा होंगे, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या बोल रहे हैं, जो ये वाला कॉलम है, ये पूरा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। x1 बार, x2 बार, x3 बार, ऐसे करके जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम प्रोसेस रिपीट करेंगे, ये सारे ऑब्जर्वेशंस का जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो क्या बताएगा, स्टैंडर्ड एरर। फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा बाय रूट एन। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और n क्या है, सैंपल साइज। तो ये याद रखना है, सैंपल साइज का अंडर रूट लेना है हमें डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हमने सेंटर की बात कर ली, हमने उसके स्प्रेड की बात कर ली। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा होगा। तो शेप हम हमेशा, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको कभी भी कोई वियर्ड शेप वाली चीजें हमारे कैलकुलेशन में नहीं आती। क्यों, अगर कोई भी वियर्ड सी शेप आएगी तो मेरे लिए आगे एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा ये प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, सारी बायसनेस हटाने के लिए और एरर मिनिमाइज करने के लिए। जैसे अगर आप इस फॉर्मूले से देखोगे, स्टैंडर्ड एरर क्या है, सिग्मा बाय रूट एन। मतलब जो भी एरर है, एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। इसका मतलब मेरा एन जितना बड़ा होगा, मतलब सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा, एरर उतना कम होगा।
जितना कम एरर होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स होंगे। हम तो यही चाहते हैं कि रिजल्ट्स ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो, तो इससे हम क्या करेंगे, ज्यादा बड़ा सैंपल साइज लेंगे। सैंपल साइज यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, ये जो 5 चूज करा था ये सैंपल साइज नहीं है। सैंपल साइज क्या है, n क्या है, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमने ये प्रोसेस रिपीट करा। जैसे अगर 3 बार करा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। मतलब n क्या है, किसका सैंपल साइज है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगेन क्या था, x1 बार, x2 बार, x3 बार, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बड़ा से बड़ा सैंपलिंग, मेरा जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेनी है। तो ये प्रोसेस अब अगर हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी हो जाती है, बेल शेप कर्व हमें मिलता है। बेल शेप कर्व का मतलब क्या है, जैसे यहां पे अगर देखेंगे ये बेल शेप कर्व है, मतलब अगर बीच में मैं ये लाइन डालूं तो दोनों साइड सिमेट्री है, ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट द सेंटर। सो मोस्टली हम क्या कोशिश करते हैं, इतना लार्ज सैंपलिंग साइज लेते हैं सो दैट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड आए, बेल शेप्ड कर्व मुझे मिले। अब यहीं से आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स are taken from any population, the distribution of their sample means will approach a normal distribution regardless of the shape of original population, generally as long as the sample size is large enough, usually greater than 30। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोल रही है, स्टेटमेंट सब की बुक में स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, हमारा फोकस क्या है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि पॉपुलेशन का शेप जैसा भी हो, मतलब पॉपुलेशन में डेटा ऐसे हो सकता है, पॉपुलेशन का शेप जैसा भी हो, अगर मैं लार्ज इनफ टाइम्स सैंपलिंग करूं तो इस पॉपुलेशन का जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी 2 मिनट के बाद हम बात करेंगे। तो ये क्या है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, कोई वियर्ड शेप हो सकती है, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती है, बट अगर हम सैंपलिंग का जो प्रोसेस है वो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे, यूजुअली प्रेफर्ड कितना रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। 30 से ज्यादा बार अगर आपने किया तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को कैसे लिख देते हैं, ND, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। बस सेंट्रल लिमिट थ्योरम इतना सा ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी चाहिए कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लाना चाहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहीं पर अगर हम बात करें, जैसे ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो शेप है, दिस इज फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है, बेल शेप्ड कर्व होगा। ठीक, बेल शेप्ड कर्व का मतलब क्या है, सेंटर से, मतलब अबाउट द मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, मीन के राइट साइड पे और मीन के लेफ्ट साइड पे इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाई करेंगे, मतलब आधा डेटा मीन के राइट साइड पे है और आधा डेटा मीन के लेफ्ट साइड पे। एंड अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, सबसे ज्यादा डेटा, मतलब सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस कहाँ है, मीन के अराउंड सराउंडेड होंगी। मीन के चारों तरफ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, जैसे जैसे मीन से दूर चलेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम होती चली जाएंगी। ये हो गई सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है विच इज 68, 95 एंड 99 रूल। मतलब 68% डेटा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है। अगर यहाँ पे सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा में बनाऊं, यहाँ पे -σ, -2 सिग्मा एंड -3 सिग्मा। इस इंपिरिकल रूल की जरूरत नहीं है, बट अगर पता होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फेमस और बहुत सबसे ज्यादा मोस्टली यूज्ड प्रॉपर्टी होती है ये। सो 68% डेटा विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, 95% डेटा विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लाई करता है, एंड 99% डेटा विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस लाई करता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सो अगर हम एक बार फिर से सारी एक लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या रह गई
जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा वो उसके मीडियन के भी इक्वल होगा और उसके मोड के भी इक्वल होगा। मोड के इक्वल क्यों? जैसे हमने बोला सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस मीन के अराउंड लाई कर रही हैं। सो एक बार अगर क्विक रिवीजन करें ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट इट इज सिमेट्रिकल, द कर्व इज perfectly symmetrical about the mean. Second observation, mean, median and mode equal होगा. Third observation, bell shaped curve होगा हमेशा normal distribution का. And third is the empirical rule, 68, 95 and 99 rule. अगर आप exact देखेंगे तो 68 point कुछ, 95 point something and 99 point something डेटा होता है, but क्योंकि अभी हमको exactly use नहीं करना है, बस ये good to know information है कि अगर कहीं पे काम आ जाए आपको कि 68% डेटा विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लाई करता है, 95% विद इन 2 एंड 99% डेटा विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस लाई करता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलता है? अगर 30 से ज्यादा बड़े बार आपने सैंपलिंग की है, मतलब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का साइज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 30 है तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बस एक ही लाइन का पूरा थ्योरम है। नाउ आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। रिवाइजिंग, हमने अभी आज क्या क्या डिस्कस करा? हमने पहले बात की थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट जो भी चीज कर रहे हैं उसको कहेंगे, स्टैटिस्टिक जो भी चीज सैंपल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट sampling distribution. What do we mean by sampling distribution? What is the difference between sample distribution and sampling distribution? उसके बाद हमने डिटेल में समझा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर के बारे में, उसके स्प्रेड के बारे में और उसकी शेप के बारे में। सेंटर के बारे में क्या समझा था कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो हमेशा पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा। उसका जो स्प्रेड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या था? इट वाज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? सिग्मा बाय रूट एन से। ठीक, फिर हमने समझा कि शेप कैसी होगी? अगर लार्ज इनफ ऑब्जर्वेशंस है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शेप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो कि हमें कौन बता रहा है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कि अगर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तभी ये चीज वैलिड होगी। तो अब यहाँ पे हमें हेल्प क्या हुआ? कोई ऐसी इरेगुलर सी शेप थी, इसको स्टडी करना मुश्किल था, तो मैंने क्या करा, यहाँ से सैंपलिंग ली, सैंपलिंग करी, 30 से ज्यादा बार करी ताकि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब मेरे लिए एनालिसिस करना, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे हम। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, जहां पे 3 टाइप्स हम देखेंगे, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस testing. If you have any doubts, you can post them in the comment section below. To access the notes, formula sheet and practice sheet of this chapter, you can go to the description and fill a Google form. आपको बस Google form में basic details fill करनी है and you will get the access to the notes for free. If you are liking the video and understanding the concept, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.